साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के समक्ष राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीति शास्त्र विषय के अर्थ और इसकी प्रकृति के विषय पर चर्चा करूंगा। साथ ही राज्य की अवधारणा और इसके अनिवार्य तत्वों पर भी चर्चा की जाएगी। राजनीति शब्द को अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहते हैं। यह शब्द यूनानी शब्द पॉलिस से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। 500 ईसा पूर्व नगर राज्यों को ही पॉलिस कहा जाता था। सर्वप्रथम अरस्तु के द्वारा पॉलिटिक्स शब्द प्रयोग किया गया। विचारक गार्नर महोदय कहते हैं, राजनीति शब्द का अर्थ उन क्रियाकलापों से होता है जो राज्य के मामलों के संचालन से संबंधित होते हैं। कुछ विचारकों ने राजनीति शब्द को दो भागों में विभाजित किया है, सैद्धांतिक राजनीति और व्यवहारिक राजनीति। सैद्धांतिक राजनीति में राज्य के सिद्धांत, सरकार के सिद्धांत, कानून निर्माण संबंधी संकल्पना इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं, जबकि व्यवहारिक राजनीति के अंतर्गत सरकार के वर्तमान स्वरूप, कार्यप्रणाली, शांति, युद्ध इत्यादि मामले आते हैं। आधुनिक विचारक राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष को ही राजनीति शास्त्र कहना अधिक उचित समझते हैं। अनेक विचारकों के द्वारा राजनीति शास्त्र को परिभाषित किया गया है, जिनमें गार्नर महोदय कहते हैं, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से ही होता है। इसी प्रकार विचारक गिलक्राइस्ट महोदय के अनुसार राजनीति शास्त्र विषय के अंतर्गत राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि मनुष्य के राजनीतिक प्राणी के रूप में अध्ययन ही राजनीति शास्त्र है। मनुष्य के समस्त राजनीतिक जीवन और मुख्य रूप से राज्य और सरकार का क्षेत्र राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र हो जाता है। गिलक्राइस्ट, फ्रेडरिक पोलाक आदि विचारक राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान कहना अधिक उचित समझते हैं। पॉलिटिक्स शब्द के जन्मदाता अरस्तु महोदय राजनीति शास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। वास्तव में अरस्तु के अलावा बोंडा, हॉब्स, सेज्विक, ब्राइस, मॉन्टेस्क्यू आदि विचारक भी राजनीति शास्त्र को विज्ञान के रूप में देखते हैं। यह कहा जा सकता है कि राजनीति शास्त्र एक तथ्यात्मक विज्ञान न होकर एक आदर्शवादी विज्ञान होता है। एक विचारक ने कहा है, राजनीति विज्ञान की अपेक्षा कला अधिक है क्योंकि विज्ञान के संचालन और इसके क्रियाकलापों के संबंध में राजनीति को कला कहना अधिक उचित प्रतीत होता है। आइए हम लोग राज्य की अवधारणा को भी समझते हैं। जैसा कि राज्य में नागरिक रहते हैं और राज्य इन नागरिकों के कल्याण के लिए नीतियों का निर्माण करता है, अर्थात सार्वजनिक कल्याण के हेतु किया गया कार्य राजनीति शब्द को अभिव्यक्त करती है। राजनीति का केंद्रीय विषय राज्य होता है। इस प्रकार राज्य में होने वाली संपूर्ण गतिविधियों को हम राजनीति कह सकते हैं। राज्य की अवधारणा राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय विषय होती है। विचारक गेटेल महोदय राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य के विज्ञान के रूप में देते हैं। हॉब्स, लॉक और रूसो जैसे संविदावादियों ने राज्य को एक यंत्र मानते हुए समझौते का परिणाम माना है, जबकि मार्क्सवादी राज्य को शोषण का एक यंत्र मानते हैं जो आर्थिक आधार पर बना एक सामाजिक ढांचा है। व्यक्तिवादी विचारक राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में मानते हैं, जबकि उग्र व्यक्तिवादियों ने तो राज्य को पारस्परिक सुरक्षा के लिए एक कंपनी माना है। बोंडा, ऑस्टिन, बेंथम जैसे विचारक राज्य को एक कानूनी संगठन के रूप में मानते हैं। बहुलवादी विचारक राज्य को एक स्थायी एवं सजीव संस्था मानते हैं। एक तरफ मुसोलिनी, स्टेलर जैसे सर्वाधिकारवादियों ने राज्य को एक सर्वोच्च संस्था के रूप में माना है। विचारक लॉक और रूसो ने राज्य को एक समुदाय माना है। रूसो ने राज्य के लिए
बॉडी पॉलिटिक शब्द का प्रयोग किया है। विचारक हेगेल ने राज्य को परिभाषित करते हुए कहा है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। और महान विचारक अरस्तु कहते हैं, राज्य परिवार एवं ग्रामों का ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। मैक्स वेबर कहते हैं, राज्य वह शक्ति है जिसके पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार होता है। विचारक डेविड ईस्टन मानते हैं, समाज में मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण करने वाली अंतःक्रियाओं के समूह को राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में व्यवहारवादियों का भी मानना है कि राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के लिए संस्थात्मक और संवैधानिक इकाइयों का इतना महत्व नहीं है जितना कि राजनीतिक गतिविधियों का, राजनीतिक प्रक्रियाओं का, राजनीतिक दलों एवं दबाव समूहों जैसी गैर संवैधानिक इकाइयों का महत्व होता है। साथियों, मनुष्य के किसी भी समुदाय को राज्य कहने के लिए उनमें 4 तत्वों का होना अति आवश्यक है, जिसमें पहला तत्व है एक निश्चित जनसंख्या होना अति आवश्यक है। साथ ही वह जनसंख्या एक निश्चित भूभाग पर स्थित हो। इस प्रकार निश्चित भूभाग राज्य के लिए दूसरा आवश्यक तत्व है। किसी राज्य के लिए तीसरा आवश्यक तत्व है प्रभुसत्ता, अर्थात उस राज्य पर एकमात्र उसी राज्य का ही एकाधिकार हो और वह शक्ति व साधन संपन्न हो। किसी राज्य के लिए चौथा आवश्यक तत्व है सरकार। यह राज्य का एक संगठनात्मक तत्व है। कानून, रक्षा, शांति और व्यवस्था हेतु एक सरकार के रूप में राज्य अपने को अभिव्यक्त करता है। जनसंख्या किसी राज्य का एक आवश्यक तत्व होता है, क्योंकि मनुष्यों के अभाव में किसी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। किसी राज्य में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, इस पर विचारकों में मतभेद है। विचारक गार्नर महोदय कहते हैं कि जनसंख्या इतनी होनी चाहिए जितनी राज्य के संगठन के निर्वाह के लिए आवश्यक हो, और इससे अधिक भी नहीं होनी चाहिए कि भूभाग और राज्य के साधन अपर्याप्त हो जाएं। किसी राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व एक निश्चित भूभाग अर्थात भूमि होता है, जिसका तात्पर्य केवल जमीन से नहीं है बल्कि नदियाँ, खनिज, वायु क्षेत्र, समुद्र क्षेत्र व अंतरिक्ष भी इसमें शामिल होता है। राज्य की भूमि के संदर्भ में सामान्य मत यह है कि भूमि का आकार इतना होना चाहिए कि उससे समुचित सुरक्षा हो सके और जनसंख्या आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो सके। राज्य का तीसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व प्रभुसत्ता होती है। राज्य के पास एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिससे वह अपने भूभाग और जनसंख्या पर अपने आदेशों और कानूनों का पालन करा सके और बाहरी राज्यों के साथ बिना दबाव के एक इकाई के रूप में संबंध बना सके। राज्य के इसी अधिकार के कारण ही वह कानूनों के पालन कराने के लिए बल प्रयोग का भी अधिकार रखता है। राज्य का प्रमुख आवश्यक अंग सरकार है, जिस रूप में यह अपने को अभिव्यक्त करता है। राज्य में कानून, रक्षा और शांति एवं व्यवस्था के लिए सरकार होती है, जिस कारण वह जनता पर उचित कर भी लगाती है। सेवाओं के विस्तार के कारण ही आज राज्य का स्वरूप कल्याणकारी राज्य के रूप में हो गया है। एक विचारक ने सही कहा है, यदि सरकार अर्थात शासन नहीं होगा तो अराजकता होगी, और अराजकता होगी तो राज्य का अंत हो जाएगा। इसलिए किसी राज्य में सरकार होना जरूरी होता है। यूनानी विचारकों ने राज्य और समाज दोनों शब्दों का प्रयोग एक अर्थ में किया है, जबकि हेगल और कांट महोदय ने राज्य और समाज शब्द के बीच भेद स्पष्ट किया है। समाज राज्य की तुलना में अधिक प्राचीन संस्था है, जबकि राज्य का अस्तित्व समाज के अंदर होता है। राज्य के पास दंडकारी शक्ति होती है, जबकि समाज के पास रीति रिवाज और नैतिक दबाव का बल होता है। देखा जाए तो राज्य की तुलना में समाज का उद्देश्य व्यापक होता है। राज्य के लिए सरकार का होना
आवश्यक है, लेकिन समाज के लिए किसी सरकार की आवश्यकता नहीं होती। राज्य और राष्ट्र शब्द भी में भी भिन्नता होती है। दोनों विभिन्न संकल्पनाएं होती हैं। राज्य एक राजनीतिक संगठन होता है, जबकि राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा होती है। राष्ट्र के अंतर्गत वे समूह आते हैं जो भिन्न जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति के होते हुए भी मानसिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से एकता के सूत्र में बंधे होते हैं। राज्य के लिए प्रभुसत्ता का होना आवश्यक है, परंतु राष्ट्र के लिए यह आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्र की इच्छा का पालन प्रजा स्वयं की इच्छा से करती है, लेकिन राज्य अपने आदेशों का पालन दंड देकर और बलपूर्वक भी करा सकता है। वैसे तो सरकार ही किसी राज्य को मूर्त रूप प्रदान करती है, लेकिन सरकार की तुलना में राज्य और अधिक व्यापक और स्थायी अवधारणा है। वास्तव में सरकार राज्य का एक अंग है। कबीला राज्य को राज्य का सबसे प्राचीन रूप माना जाता है। धीरे धीरे राज्य का उदय और विकास होता गया। मानव की प्रारंभिक सभ्यता ने तत्पश्चात प्राच्य साम्राज्य की स्थापना की। धीरे धीरे यूनानी नगर राज्यों की स्थापना हुई। उसके पश्चात रोमन साम्राज्य और फिर रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात सामंती राज्यों की स्थापना हुई, जिसमें शक्ति का अधिकार जमींदारों, जागीरदारों और सामंत सरदारों के हाथ में हुआ करती थी। इनके पश्चात आधुनिक राष्ट्र राज्यों की स्थापना यूरोप में 15वीं व 16वीं शताब्दी से देखा गया। इस प्रकार साथियों, आज हम लोगों ने राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य की अवधारणा को समझा, इसकी परिभाषा, इसके तत्व और इसका अन्य इकाइयों से तुलनात्मक रूप से अध्ययन भी किया है। साथियों, हम लोग अगले अध्याय में प्रभुसत्ता पर विधिवत अध्ययन करेंगे। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।